इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नाम में जो लिखा है वही इसका मतलब है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आज का टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। जिन सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होता है उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इनका पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल होता है। इक्वल का अर्थ है, सिंपल सा अर्थ, कि एक ऐसा सरफेस जिस पर आप किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो पोटेंशियल सेम होगा, इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल। हमने क्या कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखे हैं? हाँ, अंदाजन तौर पे आपने मुझसे ये टॉपिक पढ़ा था, हॉलो स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। क्यू चार्ज है शेल पर, और इस शेल पर हमने ये जाना था कि अगर इस शेल पर मैं इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहूं, इसका अगर रेडियस आर है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पर होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, हर पॉइंट पर। तो अगर मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल चेक करूं, बी पर या सी पर या डी पर या ई पर या एफ पर या जी पर या एच का किसी भी पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। तो जो भी ऐसे सरफेस होते हैं जिन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उन्हें कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मैंने एक स्फेयर का एग्जांपल लिया। ये एक स्फेयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, और उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम ये पढ़ चुके हैं कि सरफेस मतलब पूरे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय आर होती है। तो अगर कल को कोई मुझसे पूछे क्या एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज शेल, एक अंदर से खोखला शेल जिसमें मैंने चार्ज दे दिया है, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ होगा, क्योंकि उसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कभी भी बना सकते हो, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना सकते हो। जो मैंने बोला कुछ भारी शब्द था, इसीलिए आसान भाषा में। अभी मैंने एक स्फेयर के ऊपर चार्ज बांटा हुआ था। अगर मैं कहीं पे लाइन पे चार्ज, रॉड पे चार्ज डाल दूं, किसी प्लेट पे चार्ज डाल दूं, कुछ भी कर दूं, अलग अलग चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अलग अलग शेप पे चार्जेस डाल दूं, हर शेप के लिए इक्विपोटेंशियल बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का रूल उसको बनाने में हेल्प करता है। क्या रूल होता है? जब भी कभी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो टेक अ हिंट फ्रॉम माय साइड। व्हाट इज द हिंट? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना सिखाया था। दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो फील्ड लाइन कैसे बनती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो कैसे बनती है, याद है? तो आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करना सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ होती है। अगर आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तन्मय कौशिक, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाए तो अगले ही कुछ क्षणों में, कुछ सेकंड्स में, तोमर भैया, आप बना दोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए मित्तल क्या चाहिए होता है? आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी आती है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी आती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर चुके हो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कैसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का एक ही कोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी और उनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। जब आप ऐसा कर दोगे अपने आप आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकल के आएंगे। क्या भैया एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है? नहीं, अनगिनत। कैसे? मैं तो इस स्फीयर की एग्जांपल ले लेता हूं। इस स्फीयर पर चार्ज क्यू है, इसका सरफेस इक्विपोटेंशियल है, हाँ है। अगर बच्चों में एक इमेजिनरी सरफेस इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करूं, तो ये पूरा सरफेस जो है, इस सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आप जानते हो इसके हर एक पॉइंट पे, यहां पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। बाहर 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 का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल आर। क्या होता है? 20 सेंटीमीटर दूर अगर मैं एक स्फीयर इमेजिन करता हूं, यकीन मानो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकलेगा इस फॉर्मूले से, के क्यू बाय स्मॉल आर। क्यू की वैल्यू फिक्स है, स्मॉल आर 20 है हर पॉइंट का, यानी कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल है सेम। तो यानी कि इस चार्ज स्फेरिकल शेल में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये हो गया, स्फीयर का सरफेस, एक ये हो गया। आप कितना ही ले लो, बहुत सारे बन सकते हैं। ये मैंने 20 सेंटीमीटर लिया है, आप 15 पे ले लो एक सरफेस, आप 25 पे ले लो एक सरफेस, क्योंकि उन सभी पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसलिए वो सारे क्या हैं? इक्विपोटेंशियल। तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनता, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं।
और उनकी एक ही प्रॉपर्टी है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल बनाने का तरीका यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस बनाओ और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप बन जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है लॉजिकल तरीके से, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करने पर कोई वर्क नहीं होता। अगर ये मेरा स्फेयर है जो मैंने बनाया था, स्फेयर का पूरा सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो किसी ने मुझसे कहा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, स्फेयर पे एक पॉइंट लिया ए, स्फेयर के इस तरफ एक पॉइंट लिया बी, एक चार्ज को यहां से उठा के स्फेयर के ऊपर रेंगते हुए बी तक लेके आना है, कितना वर्क डन होगा, 0, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं। ए और बी दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी कहती है एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले दो पॉइंट के बीच में अगर आप चार्ज को मूव करते हो कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, अगर है ठीक है, नहीं है तो दिमाग में, है तो कॉपी में। एक बात सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा होगा तुमने शायद, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और शायद तुमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस V, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इस चार्ज को डिवाइड से एक बार मल्टीप्लाई में ले जाओ तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू, मैं बोल रहा हूं सुनना, वर्क डन होता है V2 माइनस V1 इंटू Q। वर्क डन होता है V2 माइनस V1 इंटू, वर्क डन का बेसिक डिस्क्रिप्शन है V2 माइनस V1 इंटू, वर्क डन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू, बार V2 माइनस V1 इंटू, तो वर्क डन हो गया V2 माइनस V1 इंटू, व्हाट इज V2, व्हाट इज V1, व्हाट इज Q। आप एक Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हो, जहां पर पहले पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, दूसरे पॉइंट का V2 है, तो 1 से 2 पे ले जाने में जो वर्क डन होगा, चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन W इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज जिसको ले जा रहे हो। तो किसी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये फॉर्मूला है बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू V2 माइनस V1 इंटू चार्ज। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है वो बच्चा कहेगा भैया ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जा रहा हूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का भी V है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू, तो ये V1 है ये V2 है, फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 इंटू Q। अब V2 और V1 तो क्यों सेम है, सरफेस का नाम ही दे दिया क्वेश्चन ने मुझे, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, मैं जानता हूं। इससे मैंने एक और बात निकाल ली, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सेम का मतलब डिफरेंस होगा क्या, दो चीजें सेम है उनमें डिफरेंस होता है, सेम चीजों में डिफरेंस होना होता है। तो अगर पूरे सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह सेम है तो मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का माइनस करूंगा तो 0 ही आएगा। इधर भी 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट, पूरे सरफेस पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन होगा नहीं होगा। मैं अपने स्फीयर के ऊपर घिसता हुआ चार्ज को ले गया, क्यू चार्ज को, ए से बी पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखा W इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू Q। V1 भी 5 वोल्ट, V2 भी 5 वोल्ट, 5 माइनस 5 और 0 इंटू Q 0। इसीलिए ये बात हम बोल पाते हैं ठोक के कि आप ये बात रट लीजिए कि अगर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट आप लेते हो और चार्ज को उन दो पॉइंट्स में मूव करते हो तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, लिख दिया ना तुमने, वर्क डन इन मूविंग अ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर दो पॉइंट लिए जाएं और उनके बीच में चार्ज को मूव कराया जाए तो घंटा वर्क डन 0 वर्क डन होता है। अब सुनो लॉजिक, तो सुन लिया, अब सुनो यार, ये पूरा एक स्फीयर है, इमेजिन कर लेना यहां एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। स्फीयर का पूरा सरफेस क्या होता है, एवरीवेयर पोटेंशियल इज KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय, इस स्फीयर के ऊपर Q चार्ज है, पोटेंशियल एवरीवेयर इज KQ बाय कैपिटल R। मैंने इस सरफेस के ऊपर यहां पर एक पॉइंट लिया इधर A और B पॉइंट लिया इधर B, इस तरफ B। अब मैं A से B पे इधर से आऊं स्फीयर के इस तरफ से, स्फीयर के ऊपर से, स्फीयर के इस तरफ से,
स्फीयर पे टच होके आ रहा हूं, स्फीयर के इधर से आऊं, इधर से आऊं, इधर से आऊं, तीनों केस में वर्क डन 0 होगा। सोच लो, सोच लो, पक्का? बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज वर्क डन क्या होगा? अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन टेढ़ा होता है, वो घुमाता है, वो घुमाता है तो लॉजिक बदलता है, बच्चा हमेशा 0 रट के बैठ जाता है। अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और क्वेश्चन ये बात जानता है, आपने रट लिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो हम ए से बी पे ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है, इसीलिए पोटेंशियल सॉरी वर्क डन क्या रहेगा? सेम। ऐसे जाने में वर्क डन 0 था, तो ऐसे भी क्या होगा? 0। ऐसा आप कहना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाहेगा, समझाना चाहेगा? सुनो सुनो सुनो, जब पेपर में आया था ना 2 नंबर का कि पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एक्सप्लेन करो, तो ये तो नहीं पूछ रहा होगा तुमसे कि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, उसने खुद ही बताया था क्वेश्चन में, ए से बी पे गए अलोंग और ए से बी पे गए किसी सी से गुजर के, दोनों केस में वर्क डन में क्या फर्क होगा, तो वो खुद बता रहा है ना, ए से बी पे ही गए हैं, तो हम उसे बोले क्योंकि ए से बी पे गए हैं इसलिए दोनों में वर्क डन सेम होगा। 10 वोल्ट मान लो, 10 वोल्ट, ये भी कितना होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल दोनों जगह क्या होगा? इसका मान लेते 15 वोल्ट, क्या 15 वोल्ट, ए से बी पे जा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा? ऐसे नहीं बोलते, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ए से सी पे जाने पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 10 कितना? 5 वोल्ट, सही है। और चार्ज क्या है? कितने? क्यू चार्ज ले लो, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज 5Q। W1 ए से सी का वर्क डन निकाल लिया। अब सी से बी पे आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, फाइनल माइनस 10 में से 15 गए, तो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, क्यू चार्ज को हिला रहे हैं यहां पे, अब तो वर्क डन क्या आ जाएगा? -5Q। सम करना दोनों वर्क डन का, क्या आ रहा है? 0 ही आएगा, आना ही 0 था। तो देखो एजम्पशन बिल्कुल सही था अंशु का, इसीलिए ताली हो जाती थी एजम्पशन के लिए, कि सी पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल कुछ मान लें और फिर देखें, तो जितना पॉजिटिव में वर्क डन जाने में होगा उतना ही नेगेटिव में वर्क डन आने में होगा, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होती है, तो डायरेक्टली ऐड करूंगा तो +Q 5Q माइनस 5Q क्या आ गया? 0। भैया अगर पेपर में करना हो तो यार 10 और 15 मत लेना, इसे ले लेना V और इसे VC, ये भी क्या हो जाएगा? V, तो VC माइनस V और यहां पर V माइनस VC, जब टोटल ऐड करोगे ना सब कट जाएगा, 0 आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, समझ रहे हो? देखो ये सब केसेस लेने बैठ जाता हूं, इसलिए सिलेबस में टाइम लग जाता है, पर मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, अभी नहीं आएंगी समझ में, बाद में समझ में आएंगी, कि इतनी डेप्थ में पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन समझ में आते हैं जब न्यूमेरिकल आते हैं। ये क्लियर है क्या? पहला हमारा प्रॉपर्टी है पहली वाली, इससे क्या सीखा तुमने? कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप 2 पॉइंट लेते हो और ए से बी पर कैसे भी जाते हो तो वर्क डन क्या होगा? 0। लेकिन अगर आप ए से सी पे जाके सी से बी पे जाओगे तब भी टोटल वर्क डन तो होगा 0, लेकिन ए से सी पे जाने में वर्क डन होगा, उसका नेगेटिव वर्क डन होगा सी से बी पे आने में, समझ रहे हो? जितना जाने में उसका नेगेटिव, इसीलिए टोटल सम क्या आ गया? 0। हाँ श्योर। और ये वाला भी समझ गए कि अगर दोनों पॉइंट एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो वर्क डन 0 होगा, अलग अलग पे हुए तो वर्क डन 0 क्यों? क्या क्या क्या? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो उनका पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन भी है, जब जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वर्क डन भी आता है। आगे ये आप समझ गए, नो वर्क इज डन। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक एग्जांपल दे देता हूं, ये पॉइंट चार्ज है +Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, सही बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक लाइन बना दी। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, कैसे बनेगा? सिंपल। कितनी लाइन दिख रही है? बहुत सारी दिख रही है। हर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। बस परपेंडिकुलर का ध्यान रखना। क्या मैंने जितनी भी छोटी लाइन बनाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? अब इन सारी लाइंस को क्या बन गया? एक और बनाना है, ठीक है? परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उन्हें ज्वाइन कर दो, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। ऐसे कितने भी आप स्फीयर बना सकते हो। ये भी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक और है, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये है, पेपर में आ गया, एक्सप्लेन, प्रूफ करो, प्रूव दैट व्हाई। इसको प्रूव करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये बताओ, इसको प्रूव करने के लिए मैंने किसका सहारा लिया था? अभी इसका फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, मैंने आपको इक्वी पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल अगर दोनों जगह सेम होगा तो माइनस करके जीरो आएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा? तो मैंने इक्वी पोटेंशियल की डेफिनेशन की मदद से ये प्रूफ किया। अब इसकी मदद से ये प्रूफ होगा। कैसे? सोचो, नहीं सोच पा रहे? चलो बताते हैं। सोच लिया? ये कैसे बताओगे कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या प्रूफ करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और हमेशा क्या होते हैं? सेम प्रश्न आएगा अलग, और प्रूफ दोनों का सेम है। क्या प्रश्न आएगा भैया? शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस ऑफ कंडक्टर की हमेशा क्या होती है? याद है, पढ़ी थी प्रॉपर्टी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी, हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर एंड होती हैं। परपेंडिकुलर ही निकलेंगी, परपेंडिकुलर ही जाएंगी। अब ये दोनों का प्रूफ सेम है। देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं? बात तो, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। हाँ ना बोलो? ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल सा वर्जन क्या है कि मैंने यहां पे एक कंडक्टर बोल दो या इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया। इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या है? क्यू। क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? यहां पर हमने चार्ज क्यू दे दिया, और चार्ज क्यू रेस्ट पे है। चार्ज क्यू सरफेस के ऊपर चार्ज क्यू है और वो रेस्ट पे पड़ा है, ये पता है हमें? हाँ ना बोलो? क्यू चार्ज है, यहां पर एक छोटा चार्ज क्यू नॉट होगा ही होगा, क्योंकि क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो छोटा चार्ज मान लिया क्यू। और ये मान लिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। मान लेते हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे, थीटा डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस या कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लेते हैं। अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा मान लूं कि परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक यहां पर आएगा कितना? ई, और एक यहां पर आएगा ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ऐसा ही है। तो ये ई कॉस थीटा, ये साइन थीटा, दो कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पूरे स्फीयर पे क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज। तो यहां पर एक मैंने डी क्यू चार्ज होगा यहां पे छोटा सा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये डी क्यू चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो आप बोलोगे हाँ भैया डी क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स तो लगेगा। तो कितना फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो चार्ज की वैल्यू डी क्यू, ई की वैल्यू ई कॉस, और इसमें क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अच्छा, अब फोर्स लगेगा तो वर्क डन भी होगा, चार्ज मूव करेगा, फोर्स लगेगा, चार्ज मूव करेगा, मूव करके यहां से कहां आ जाएगा? यहां पे ए से बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो डीएस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ इंटू डीएस। बताओ फोर्स, फोर्स कितना?
QE DQ इंटू E इंटू DS। अब आम बच्चा यहां से भी देख सकता है और यहां से भी। ये प्रूव करने के लिए हम दोनों का हेल्प लेते हैं, दोनों की हेल्प लेते हैं। पहली बात, इसकी हेल्प कैसे लेते हैं? किसी ने बोला एक कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा मान लेते हैं नहीं होती। कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, दो कंपोनेंट आ गए साइन और कॉस। कंडक्टर में चार्ज है Q, तो इस Q चार्ज के एक छोटे से पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर तो नहीं है, किसी एंगल पे है, तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या करेगा? चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स। और चार्ज मूव करेगा। चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो चार्ज क्या करेगा? चार्ज विल, जितना लिखना होता है, चार्ज विल मूव। पर अगली लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, पर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने चार्ज को स्टैटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया था। चार्ज स्टैटिक होता है, हम चार्ज देते तो वो रुका रहता है। हमने सारे डेरिवेशन और लॉजिक और एक्सपेरिमेंट सारे कहते हैं कि एक कंडक्टर को चार्ज हो तो वो स्थिर रहता है उसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हुई, किसी और एंगल पे हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो पक्का आएगा सरफेस के अलोंग, जो चार्ज को मूव कराएगा, और चार्जेस हमेशा चलते रहेंगे। पर चार्जेस तो चलते नहीं है, चार्जेस आर इन स्टैटिक कंडीशन। अगर चार्जेस स्टैटिक है मतलब फोर्स जीरो है। फोर्स क्या है? जीरो। तो अगर ऐसा होगा, फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, बट चार्जेस आर स्टैटिक। चार्ज तो रुके होते हैं, मूव नहीं करते। तो चार्ज मूव नहीं करते, सो फोर्स विल बी जीरो। फोर्स क्या है? DQ E cos थीटा इक्वल टू, अब यहां पर विद्वानों का दिमाग लगता है, आम बच्चा सीधा बोलता है ये जीरो तो cos थीटा जीरो, और cos थीटा जीरो मतलब एंगल 90, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तुम्हारी बात गलत नहीं है, ऐसे ही करना है। लेकिन पहले ये तो देखो कि अगर तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो बन रहा है, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से ये दोनों जीरो नहीं है। ये Q चार्ज मैंने सच में दिया है स्फीयर के ऊपर, तो चार्ज तो है ही, जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड सच में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, तो E भी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है और ये दो जीरो नहीं है, तो क्या जीरो होगा? cos थीटा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, पर चार्ज मूव नहीं कर रहा मतलब फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पर हम बोलते हैं सो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा जीरो तो थीटा आ गया 90। एक तरीका ये है, यहीं से उठा लिया, यहां से आगे ले गए, सॉल्व कर दिया। इक्वी पोटेंशियल के केस में यहां से नहीं करते, यहां से करते हैं। हम जानते हैं इक्वी पोटेंशियल में वर्क डन कितना होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स? जीरो। ए से बी पे लाने वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल में वर्क डन होना चाहिए जीरो, तो वर्क डन को रख देते हैं जीरो। DQ इंटू E इंटू कॉस थीटा इंटू DS इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, जीरो नहीं है। चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो क्या जीरो हो गया? कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा जीरो हो गया तो थीटा 90 हो गया। जब वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां तक आता हूं और फिर ऐसे कर देता हूं। जब वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो मैं यहां शुरू करूंगा, यहां तक जाऊंगा और ऐसे कर दूंगा। किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, और क्या प्रदीप इन सब में भी नहीं है, ये पेपर में आता है। पेपर में आ चुका है बहुत बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं कि आएगा तो ऐसे कर देना। कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये सरफेस पे पोटेंशियल चल रहा है 5 वोल्ट, कितना? इसमें चल रहा है 7 वोल्ट, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां तो दो पोटेंशियल आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो उस पर भी है और इस पर भी है, तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं होते, इसलिए दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल कभी इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो अलग अलग पोटेंशियल आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल। तो दो इक्विपोटेंशियल कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, रीजन ये रहा सिंपल, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए, इफ दे विल इंटरसेक्ट देयर वुड बी टू डिफरेंट पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होता है, दो नहीं होते। तो ऐसा डायग्राम बना के हम लिख देंगे कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ये मेन नहीं है, ये मेन है। मैंने अभी आपको बताया कि हम कितने भी इक्विपोटेंशियल बना सकते हैं। हम कितने बना सकते? अरे बोलो, ये चार्ज है, सुनो, ये क्या है? चार्ज। मैं इसके आसपास इक्विपोटेंशियल बना के दिखा रहा हूं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कितने बना सकते हो? बीच में बनाना है? हाँ, बीच में भी बना सकते हो, यहां बना सकता हूं, यहां भी बना सकते हो। आप कितने भी इक्विपोटेंशियल कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल तो है ना कुछ ना कुछ।
ड्रॉ कर दो। तो कोई लिमिट नहीं होती कि आप एक चार्ज के आसपास, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास कितने इक्यू पोटेंशियल बना सकते हो, कितने बना सकते हो, और कितनी पास पास भी बना सकते हो, कितनी दूर दूर बना सकते हो। पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा सबका, लेकिन बनेंगे तो सही। इसका 4 है, इसका 5 है, बीच वाले का 4.5 होगा अंदाजन। इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 होगा। हाँ, अब बताओ कौन बता रहा है? अब जहां पर, यहां पे फील्ड स्ट्रांग है, पास पास फील्ड है, यहां फील्ड वीक है, ठीक है। अब कोई मुझसे कहे यहां पर इक्विवेलेंट बना के दिखाओ, 1 2 3 4 5, ये पांचों इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां बना के दिखाओ, यहां भी मैंने 5 बनाए, यहां 5 बनाए, ये स्ट्रांग भैया, ये पांचों इक्विपोटेंशियल सर्फेस हैं, गारंटी है, सच। ये पांचों भी हैं, हाँ ये पांचों भी हैं। यहां फील्ड वीक है, हाँ यहां फील्ड वीक है, यहां फील्ड स्ट्रांग है, हाँ यहां फील्ड लाइंस पास पास है, फील्ड स्ट्रांग। स्ट्रांग वाले में इक्विपोटेंशियल दूर दूर, वीक वाले में पास पास। मैंने तो उल्टा बना दिया और ये सही भी है। ये कैसे कर दिया? ये तो कुछ अजीब हो गया। ये सच है, ये पॉइंट भी सच है, ये भी सच है। इसलिए तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा ब्रेन, थोड़ा सा हाई लेवल ब्रेन। वेट सर, 2 मिनट बाद, पहले किसी का वैसे उसने बोला है जहां पर फील्ड स्ट्रांग होती है, उसने जो बोला है फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, ऐसा बोला ना, पास होते हैं। मैं कह रहा हूं यार इक्विपोटेंशियल कितने पास बनाना है वो तो मेरी मर्जी है ना। नहीं आया? देखो ये एक फील्ड है, मैंने यहां बना दिया एक 20 वोल्ट का, यहां बना दिया 15 वोल्ट का, मैं बीच में बना सकता हूं चाहूं तो, लो 17 वोल्ट का। हम तो कितने ही बना सकते हैं ना, उनकी वोल्टेज अलग अलग होगी, बन जाएंगे।